तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द पावर सीरीज के बारे में, जो कि हाल ही में 31 मार्च को ऑफिशियल रूप से अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके तकरीबन 3 एपिसोड रिलीज किए गए और आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि इसके बाकी के जो एपिसोड है वो क्यों नहीं रिलीज किए गए। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कब आपको इसके अगले एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर बताया जाता है कि सारी जो वुमेन्स है उनके पास स्पेशल ताकत आ जाती है, और इसी पर ये 3 एपिसोड बेस है जिन्हें मैंने देखा, और आज इस वीडियो में इसी की रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ स्टोरी में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसके जो अगले एपिसोड है वो आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रोडक्शन, कास्टिंग और साथ ही साथ इसके सेक्शन 2 के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट और एपिसोड 1 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बात की जाए इस सीरीज के बारे में, एक ब्रिटेन साइंस फिक्शन ड्रामा टेलीविज़न सीरीज है जिसे रेन ट्रैक और नारी डेलमैन ने एक तरह से डायरेक्ट किया है। साथ ही साथ अमेजोन प्राइम वीडियो के लिए, जो कि एलमेड के 2016 के उपन्यास द पावर पर आधारित हैं। पहले सीजन में तकरीबन 9 एपिसोड है और इसका प्रीमियम 31 मार्च 2023 को देखने को मिला। इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये एक कॉमेडियन, साथ ही साथ एडवेंचर और थ्योरेटिकल एक तरह से सीरीज है। ये आधारित है एक तरह से शक्ति एनिमल एडमैन के एक तरह से बुक के ऊपर, जिसे एक तरह से इसमें से लिया गया है। इसका एक तरह से डेवलपमेंट एक तरह से किया है रेड टैक और नार्मी एडेन और क्लेयर विल्स और सारा विक्टर ने। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मेन एक तरह से कास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे टोनी कोल्ट और ओलिया क्रेवल और जॉन एल्गो जेम्स। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर म्यूजिक और साउंड जो संभाला है वो संभाला है मार्गन क्रिब ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई है। इसकी कंट्री वही है, मुख्य रूप से इसकी एक तरह से लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ये डब कर यानी सॉरी दोस्तों अमेजोन प्राइम पर इसे डब कर रिलीज किया गया है। तकरीबन तकरीबन इसके अंदर एपिसोडों की बात की जाए तो अभी तक 3 ही एपिसोड इस पर आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे अपडेट होता है तो धीरे धीरे इसके मल्टीपल एपिसोड भी आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। तो आगे चलकर मैं बताऊंगा ये आपको कब तक इसके मल्टीपल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। इसके कार्यकारी निर्माता मुख्य रूप से प्रोडक्शन की बात की जाए तो रेलेक टेकर और जैन फेदरिस्टोर और नामी डी नास्पाती और क्लेयर विलियर्स। साथ ही साथ इसके निर्माता सारा वेल्स और उत्पादन कंपनी यूनाइटेड किंगडम है। सिनेमेटोग्राफी का काम किया है कॉल वाटकिस ने और ओलियन डाउन ने। साथ ही साथ इसमें एडिटिंग का काम संभाला है वेलबी मिल्स ने और फ्योरे सेल्टिया। साथ ही साथ कार्यकारी इसकी लेंथ की बात की जाए तो लगभग इसके अंदर 55 से 60 मिनट की। मुख्य रूप से इसकी प्रोडक्शन कंपनी सिस्टर्स और एक साथ अमेजोन स्टूडियोज मून नेटवर्क या अमेजोन प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साल मुख्य रूप से 31 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। बेस की बात की जाए तो द पावर की दुनिया हमारी दुनिया है, लेकिन प्रकृति की एक मोड़ अचानक वह किसी भी एक तरह से चेतावनी और दुनिया की सभी किशोर लड़कियों में अपनी इच्छा से लोगों को बिजली का झटका देने की शक्ति विकसित हो जाती हैं, और इसे सीरीज के अंदर इसे पर फोकस किया गया है। इसे उनसे दूर नहीं किया जा सकता। युद्ध शक्ति के लिए, रोमांच के लिए जीवित होकर अपनी उंगलियों से बिजली के झटके जारी कर कर चोट पहुंचाती है या उन्हें मारने की क्षमता रखती हुए तेजी से सीखते हुए, और वह वृद्ध महिलाओं में भी शक्ति का जागृत कर सकते हैं। जल्दी दुनिया की लगभग हर महिला इसे एक तरह से आजमा सकती है और सबके पास ये शक्ति आ चुकी है। साथ ही साथ कास्टिंग की बात की जाए तो मेयर मार्क एंड किलर लॉजन के रूप में टॉनी कोर्ट, और इसी के साथ जो क्लेयर फोर्ड्स के रूप में ऑली कॉर्वल, मार्गन की बेटी के रूप में डॉक्टर रोबन लेज रू और मार्कन के पति के रूप में। साथ ही साथ कई और किरदार आपको इस सीरीज में देखने को मिले थे। एली के सिर्फ की आवाज़ के रूप में एडियन पोर्ट। साथ ही साथ एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन 3 एपिसोड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको देखने को मिले हैं
इसमें से फर्स्ट एपिसोड था, उसका नाम था ए बेटर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड। इसका डायरेक्शन लोगा किड्स ने किया है, साथ ही साथ इसे लिखा है नेनियस एल्बर्न ने। ये मुख्य रूप से आपको 31 मार्च 2023 को देखने को मिली। और इसी के बाद अगला एपिसोड आपको देखने को मिला था द वर्ल्ड इज ए फकिंग फायर। इसे एक तरह से डायरेक्ट किया है उगल हासलर और लिसा गार्गिन इसमें साथ देते हुए नजर आए। क्लेयर विस्मल और सारा क्विंस द्वारा इसे लिखा गया। ये भी आपको 31 मार्च 2023 को देखने को मिला। ए न्यू ऑर्गन तीसरा एपिसोड था उलगल और हॉस्टोल ने इसे एक तरह से डायरेक्ट किया और मुख्य रूप से इसे लिखा था टेली पे बाय रेलर और तुर्की अंशुर चौर। मुख्य रूप से ये भी आपको उसी के साथ 31 मार्च को एक तरह से देखने को मिला। साथ ही साथ इसके अभी तक और एपिसोड अभी तक लॉन्च नहीं किए गए। नेसा हार्डिन और सोलन मार्फी एपिसोड निर्संग करेंगे। 6 एपिसोड स्टील ऑस एक तरह से केयरफॉर और रेल ट्रैक के और बोनर पीस द्वारा लिखे गए हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि जैन फेद स्टोन की रीट मोरियल अमेजोन के लिए ना ओली एल्डरमैन के उपन्यास द पावर को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी सिस्टर पिक्चर्स ने 2016 में किताब का चुनाव किया और फेदरस्टोन नायर डेपियर और एल्डरमैन और क्लेयर विलियस और रेलर ट्रैक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि टीम ब्रिकलैंड उत्पादन के रूप में कार्य कर रहे हैं। माह 2023 में मोरेन निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय नहीं लेने का एक तरह से विकल्प चुना है और श्रृंखला से बाहर कर दिए गए थे। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो इसके स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में तो श्रृंखला में सभी महिला लेखकों का एक तरह से रोल है, जिसमें क्लोर विलियर्स और सारा विक्टर्स और विट एल्डर्स और इसके साथ साथ रेला टैकर और सोचिंग आपको देखने को मिले हैं। हेसु भी शामिल है और कुलट सहकारी निर्माता और कहानी सहकलाकार के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही साथ अक्टूबर 2019 के अंत में लेसियल मार और मार्गेटन क्लियर और लोपेट के रूप में चुने गए और ओलियन क्लेयर को अगले महीने जॉस फ्लेयर और रोजन के रूप में चुना गया। जनवरी 2020 में लॉच एल्गिस और तोहल ब्रिम और इसी के साथ साथ कास्टिंग के लिए लिया गया। उसी महीने के अंत में एडी मार्टसन और बनी मॉर्गन के रूप में चुना गया। फरवरी में रेन विलियस और डेलियन डेंटल के रूप में कास्ट किया गया, लेकिन टीम ने रोबन द्वारा एक तरह से प्रतिस्थापित किया गया, जहां जनवरी 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे शेड्यूल को एक तरह से रोक दिया गया और अगले महीने रॉबर्ट डेल और जॉन फोर्टसन और इसके साथ साथ सिंबल आर्जीवन को आवर्तित भूमिकाओं में लिया गया और आर्चिन रैस और गोरियन मार्केट के साथ साथ एरिकेट को श्रृंखला नियमित के रूप में चुना गया। अप्रैल में एना एल्वन को जुलाई के एक तरह से रूप में चुना गया और मई 2022 में ये बताया गया कि मान और रॉबर्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और अगस्त में ये घोषणा की गई कि वह उनकी भूमिकाओं को क्रम से टोनी कोट और जोन्स चार्ल्स द्वारा ग्रहण किया गया है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो श्रृंखला को अमेरिका राज्य जॉर्डन में 2019 के अंत तक उत्पादन करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन जॉर्डन में एक तरह से हादसे पर और कानून के कारण यूके फेयरफोर्ड और लेकिन स्थानांतरण कर दिया गया और फिल्मांकन फरवरी 2020 के शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया और अन्य शूटिंग स्थानों पर क्रिस्टल बोर और नेशनल स्पोर्ट सेट और बावड़ी शामिल थी, जिसमें टोरन की जगह लेने के लिए चुना गया, जहां महामारी से पहले फिल्मांकन की योजना बनाई गई और अक्टूबर 2021 के अंत में श्रृंखला को करीबी फिल्माया गया और नारगिन कोबलियस पे और कोल्टन ने 5 सप्ताह की अवधि में श्रृंखला के लिए अपने दृश्य से फिल्माए गए। इसके एक तरह से सॉन्ग की यानी एक तरह से टाइटल ट्रैक की भी बात की जाए तो श्रृंखला के लिए संगीत मॉर्गन क्लिवर्स द्वारा रचित हैं। तकरीबन इसके अंदर साउंड ट्रैक की बात की जाए तो लगभग 42 साउंड ट्रैक यानी जबरदस्त अंदाज में आपको इसके अंदर 42 साउंड ट्रैक देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रिलीजिंग की बात की जाए तो प्राइम वीडियोस पर पहले 3 एपिसोडों का प्रीमियम
31 मार्च 2023 को किया गया था, जिसमें एक नए एपिसोड को प्रत्येक शुक्रवार को 12 मई 2023 को समापन तक जारी किया जाएगा। यानी तकरीबन इस के जो एपिसोड है वो वीकली रिलीज होगी। पहले इसके 3 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए गए और अब एक तरह से 31 मार्च को तो ये इसके 3 एपिसोड आपको देखने को मिले थे। तो आपको 6 तारीख को इस महीने की यानी 6 तारीख को इसका एक और नया एपिसोड देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 7 दिन के गैप के बाद आपको अगला एपिसोड देखने को मिलेगा तकरीबन 13 तारीख को। यानी ऐसा ही वीकली कर इसके तकरीबन जितने भी एपिसोड है उसे रिलीज कर दिए जाएंगे। तो बात की जाए तो इस सीरीज के बारे में, तो ये आधारित है मुख्य रूप से, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, द पावर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये एक नोवेल है, इसे लिखा है एक तरह से डेमियन एल्डरमैन ने। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले द पावर के बारे में मुख्य रूप से, द पावर एक 2000 एक तरह से एलियन एडमन में 2016 के विज्ञान का उपन्यास है। साथ ही साथ इसका केंद्र आधार है। महिला अपनी उंगलियों से बिजली के झटके को छोड़ने की क्षमता विकसित करती है। इस प्रकार उन्हें प्रमुख एक तरह से बनने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही साथ इसका लेखन एक तरह से किया है नाओमी एल्डमैन ने और मुख्य रूप से इसे गॉड ब्रिटेन में लिखा गया था। मुख्य रूप से ये आपको प्रकाशित वाइकिंग में देखने को मिली और प्रकाशन ये मुख्य रूप से 2016 में आपको देखने को मिली। इसके अब तक जो एक तरह से 400 ही एक तरह से प्रिंट बिक चुके हैं। जून 2017 में द पावर ने फिक्शन के लिए वेलिज महिला पुरस्कार जीता और एक पुरस्कार को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 की 10 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से एक के रूप में नामांकित किया। साथ ही साथ द पावर एक ही किताब के भीतर एक किताब है, जहां उल्थेपुर्त और बड़े युग के एक काल्पनिक इतिहास की एक पांडुलिपि, जिसके दौरान दुनिया भर की महिलाओं अपने हाथों से बिजली का उत्सर्जन कर सकती हैं। इस पर एक तरह से यहीं से ली गई थी सारी की सारी स्टोरी। लगभग 5000 साल बाद सत्ताओं बढ़ती है और क्रांति दुनिया को एक अमृत शव में बदल देती है। और ये इतिहास कथा एलिक्स और रॉकेल और मार्गट और टूडर के अनुभव का वर्णन करती है, क्योंकि वे अपनी तेजी से बदलती दुनिया को निर्मित करते हैं। साथ ही साथ एक इस सीरीज के अंदर आपको एक तरह से बुक के अंदर आपको देखने को मिला था एक उत्साहित पुरुष लेखन एक प्रभावशाली लेखन को अपनी कल्पना में वर्तित के बारे में लिखते हैं और अमृतसर कैसे आए और 5000 साल पहले पुरुष ने समाज पर हावी होना शुरू कर दिया था। और इसी बीच महिलाओं की कहानी को सामने लाया गया और इन्हें ये शक्ति दी गई। और जैसे जैसे दुनिया भर में शक्ति बढ़ती तो टूटेगी प्रतिबंधी उन्हें सऊदी अरब और अन्य जगहों पर बढ़ती और उथल पुथल एक तरह से मच जाती। साथ ही साथ एली ने बताया कि तालिन को मार डाला था और महिलाओं की शक्तियों के आधार पर अपनी वर्दी और संरचनाओं को फिर से स्थापित करने के लिए दुनिया को वापस पाण युग में ले जाने का फैसला किया गया। प्रभावशाली लेखन युग पुरुष लेखन को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एक योग्य पुस्तक है, लेकिन अगर वह इसे गंभीरता से लेना चाहे तो उन्हें इसे महिला के नाम से भी प्रकाशित करना चाहिए। मुख्य पात्र तो आपको एक तरह से सीरीज के अंदर ही पता चल गए थे। साथ ही साथ जोश क्लियर आपको इसके अंदर मुख्य पात्र में देखने को मिले। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो द पावर एडमैन का चौथा उपन्यास है, जो कि कर्नडाइड उपन्यास मार्गरेट एटवुड के साथ उनके संदर्भ में प्रभावित था। मेंटरशिप की व्यावसायिक और रोल्स एंड मेंटर प्रोग्राम के मध्य से की गई है और 2012 में द डेली टेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में एल्टरमैन ने मेंटरशिप से पहले उपन्यास के रूप में एल्बर्ट के काम के प्रभाव को बारे में बताया है। रूढ़िवादी युग प्राथमिक स्कूल में गया, जहां उन्हें सुबह लड़के कहते हैं कि भगवान के लिए ध्यान मुझे और नहीं है, और यदि आप इसे अपने दिमाग में द हेडमैन टेलर के साथ रखते हैं तो अंत में गड़बड़ हो जाती है। और बूम एक गार्जियन के लिए पावर के संदर्भ में एक अन्य साक्षात्कार में एल्बर्ट ने एटव्यू में प्रेरित होने का वर्णन करते हुए कहा कि मार्टिन ने सीधे तौर पर जो एक बात सुलझाई थी वह एक कॉटन पर विचार करते हैं। और दिसंबर 2016 में एल्डमैन ने कहा कि द पावर के पटकथा से पहले ही मुझे
एक तरह से पूछ रहे हैं कि क्या कोई सीक्वेंस होगा और कोई उपन्यास शायद नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किताब में। साथ ही साथ समीक्षाओं के बारे में बात की जाए तो बहुत अच्छी से एक तरह से रेटिंग दी गई थी। तो दोस्तों इसकी एक तरह से बुक के बारे में हमने बात कर ली और इसे लिखा था नाओ एल्डमैन ने। इनके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। नाओ एल्डमैन, इनका जन्म 1975 में हुआ। ये एक अंग्रेजी उपन्यास लेखक और स्क्रिप्ट राइटर है और टेलीविज़न कार्यकारी निर्माता भी है। ये अपने सेट विज्ञापन उपन्यास द पावर के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसने 2017 में फिल्मफेयर के लिए एक महिला पुरस्कार भी जीता और अमेजॉन स्टूडियोज़ के लिए एक टेलीविज़न संग्रह का अनुकरण किया। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1984 में हुआ और 1985 में हुआ। इनकी उम्र लगभग 48 से 50 साल के बीच में तकरीबन अंदाजा लगा के मैं बता रहा हूँ, लंदन इंग्लैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक लेखक उपन्यासक है। साथ ही साथ इन्होंने अब तक लिखी है एवगा 2016, द पावर 2016। साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो एल्मेड का जन्म लंदन थेरी एल्मेड के बेटे के रूप में हुआ, जो कि एल्गोर युद्ध इतिहास के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने खुद को एक उपरांत रूढ़िवादी युद्ध के रूप में वर्णित किया था और एल्मेड के शिक्षक साउंड हेलमेट के रूप में अपने आप को बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात की जाए तो इस द पावर सीरीज के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक बुक यानी उपन्यास से लिया गया है जिसका नाम भी द पावर था और इसी पर आधारित है। इसमें तकरीबन 9 एपिसोड है और जिनमें से मैंने आपको बताया था कि 3 एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं और बाकी के जितने भी एपिसोड यानी 3 अभी हो गए और बाकी 6 एपिसोड आपको वीकली वाइज से देखने को मिलेगा। यानी अगला जो एपिसोड है आपको, जैसा कि अभी 31 तारीख को ये रिलीज हुआ, अगला जो एपिसोड है वो आपको 6 तारीख को ऑफिशियल रूप से अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलेगा। कई सीरीज होती है जिन्हें वीकली रिलीज किया जाता है, लेकिन इसमें अलग कर दिया थोड़ा, 3 एपिसोड एक साथ और उसके बाद वीकली एक एक एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस मूवी के बारे में हम और डिटेल जानते हैं। इसके जो कास्टिंग है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी के साथ इन सभी के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताऊं तो साउथहैम्पटन हाई स्कूल में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, जहाँ इन्होंने दर्शनात्मक राजनीति और प्रशासन की पढ़ाई की। साथ ही साथ 2007 में द सेंट टाइम में उन्होंने अपने नाम दिव्यांग राइट द ऑफ द ईयर एक तरह दी। साथ ही साथ इसी के बाद उन्होंने 25 लेखकों में से एक को रूप में नामांकित किया। 2012 में एल्डमैन को बाय रूथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में क्रिट राइटिंग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और 2013 में उन्हें 2020 सर्वश्रेष्ठ युवा लेखन के लिए ग्रांड एक दर्शक सूची में शामिल किया गया था। वे द गार्जियन के लिए एक मासिक औद्योगिक कॉलम लिखते हैं। एडमैन अपनी किशोर अवस्था में नारीवाद के हिमायती बने गए और अब से उन्होंने महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया, जिसमें उनके कार्यों को प्रभावित किया गया और उसे 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक साक्षात्कार में कहा, जब मैं 1990 के दशक में एक किशोर था तो वह युवा महिलाओं के बीच आम बात थी कि वह नारीवाद की लड़ाई जीत ली सकती हैं। और इसी बीच उन्होंने चौथे लहर नारदी के आंदोलन जारी किया और इसके साथ मीटू आंदोलन को एक प्रेरणा के समान संवाद के स्रोत के रूप में उद्धृत किया। साथ ही साथ इनकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो एडमैन ने 2004 में जून 2017 में मार्केट में एक वैकल्पिक रियलिटी गेम पैम्पेट सिटी के लिए एक प्रमुख लेखन किया। वह चल रहे ऐप जॉर्बन रन जो कि 2012 में लॉन्च हुआ और वॉल्किन ऐप द वो पर जो कि दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ। 2018 में वॉल को पॉडकास्ट में बदल दिया गया और पॉइंटमेल मीडिया के अध्यक्ष से जारी किया गया और एलमेंट के सहकारी शुरुआत 2006 में अवज्ञान के साथ हुई। एक अच्छी तरह से प्राप्त अगर कुछ हद तक विवादास्पद उपन्यास उत्तरी लंदन और रेवन की उगली बेटी के रूप में न्यूयॉर्क में रहती है, जिसमें उन्हें 2006 में ऑरेंज वर्ल्ड फियर ऑफ द राइट एक तरह से जीतने का मौका मिला। 2007 में संडे टाइम युग राइट ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही साथ 25 राइट एक्ट फॉर द फ्लोर में भी अपने आप को उभारते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अब तक
2 बुक्स ही लिखी है, साथ ही साथ कईयों में एक तरह से अपने हाथ बटोरे हैं। द पावर 2017 में फिल्मांकन के लिए महिला पुरस्कार जीता और एलिमेंट में 11 एक तरफ वास्तव प्राप्त करने के बाद पुष्टि की कि उन्होंने द पावर 2 सिस्टम पिक्चर्स के अधिकार बेच दिए हैं। वह कंपनी जिसने वोचर का निर्माण किया था वह द पावर में बनाई गई है दुनिया का पता लगाने और उसमें उल्लेखित करने के लिए एक मल्टी सीजन रन की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कई सारे एक तरह से और भी नॉवेल्स आपको वर्तमान में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अब हम बताया कि इसके मुख्य रूप से जो कास्टिंग के अंदर आपको देखने को मिले, साथ ही साथ इसी के साथ आपको और भी कुछ देखने को मिला था, जैसा कि मैंने इनके बारे में कई आपको डिटेल बता दी, अपडेट बता दी, साथ ही साथ बात की इनके बारे में और कई अवार्ड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हमने सब कुछ एक तरह से कवर कर लिया था। तो अब बारी है मुख्य रूप से अब जानते हैं इस मूवी के जो मुख्य रूप से एक तरह से डेवलपर है रेल ट्रैक, और इसके बाद फिर इसके अंदर जो कैरेक्टर है उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों अब जानते हैं रेल ट्रैकर के बारे में। रेल ट्रैकर एक अमेरिकन मुख्य रूप से नाटकीय टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर भी है, जिन्होंने HBO के टू ब्लड, नेटफ्लिक्स की जॉन जॉनसन और फेसबुक वॉल रिलीज सैटेलाइट पर अपने काम के लिए जानी जाती, जिसे उन्होंने स्टैनफर्ड और ऑक्सन के उपन्यास द स्क्रेड पर आधारित बनाई थी और मिलोर बेल्ट का एक तरह से लिया गया था। साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो टकरा का पालन पोषण की फैशन और कोस्टल डिजाइनिंग माँ बर्न जॉन ने EBS स्पेन में किया था। उनकी माँ कुछ समय के लिए रजनीश आंदोलन में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स डेब्यू सीरीज वाइल्ड ब्रेड कट में प्रदर्शन भी किया था। उनके पिता नाटकीय नील ट्रक, जिनका 1995 में एडम्स में मृत्यु हो गई थी, और टीवी के बिना एक ग्रामीण द्वीप पर बैठे हुए एक टकराव में एक थिएटर कंपनी की स्थापना की और अपने आप को एक समुद्री मनोरंजन करने के लिए नाटक लेखन का निर्देशन करना शुरू कर दिया। एक इनके बारे में स्टार्टिंग से मैं बताऊँ तो एक किशोर के रूप में लॉस एंजेलिस जाने के बाद ट्रैकर ने अमेरिकन फिल्म संस्थाओं की महिलाओं के लिए एक प्रतिष्ठा नेतृत्व के रूप में खुद का समर्थन करने में 1 साल बिताया, जबकि उन्हें फिल्म स्टिंग फॉर वुड और ई ऑफ पिरामिड जैसे नाटक लिखने और निर्माण किया, जहां उन्होंने गोलेंस के विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित एक लघु फिल्म द क्लेन मैन का निर्देशन किया। 2023 में बने एलिफेंट और मैट डेन के HBO फिल्म निर्माता प्रतियोगिता प्रोजेक्ट और ग्रीनलाइट में टकर और सैनबर्ग द्वारा सहलिखित एक स्क्रिप्ट 3 मई लिस्ट में थी। इसके बाद उन्होंने जॉन मैकरन की साइज के लिए एक टेलीविजन लेखन में पहली बार नौकरी की और बेकर निजी इजादकर्ताओं की एक टीम के बारे में ABC श्रृंखला थी और HBO की ब्रेकफाउंड सीरीज टू ब्लड पर काम करने के लिए LBS वॉल से जुड़ने से पहले टैकर और CW के सुपर चेयर के पहले 2 सीजनों के लिए लिखे गए और बेस्ट एंड फीचर टेलीविजन के लिए कॉन्स्टेक्स अवार्ड जीता। उन्होंने 2013 में शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में उभरकर सामने आई। टू ब्लड पर उनके काम के लिए प्रोडक्शन गिल्ड अवार्ड और राइट गिल्स अवार्ड और इसके साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आई। साथ ही साथ 2015 में टेकर ने कार्यकारी निर्माता ASE पर मूल कैनन सीरीज द रिटर्न विद कार्सन क्लू पर रूपांतरण किया। शो में उनके लेखन को महिला छवि पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन टेकर ने निर्माता मोलियन सॉर्गन के साथ नेटफ्लिक्स पर जूनियर जोन्स की सीजन लेखन पर 2 लेखन कार्यकारी उत्पादन किए। उनके खाली समय पर टेकर ने ब्रदर्स ग्रीस के प्रयोग की कहानी पर द हेड मेडर्स के प्रेरित स्टीम ऑफ के उपन्यास पर द स्क्रीन लाइट्स ऑफ मिनियन बेल के अधिकारी पर विकल्प चुना। कार्यकारी निर्माता स्कॉट विट और मुख्य रूप से 2018 में फेसबुक मंच पर हुई। इस लाइव सीजन का प्रीमियम 2018 को हुआ और सेकंड लाइव इसमें देखने को मिले। साथ ही साथ फरवरी 2020 में प्रीमियम हुई रैन क्रोएट और जॉनटन एक की अभिनेता के रूप में और स्क्रीन लाइट के दोनों सीजनों को पीकॉक द्वारा अधिकृत किया गया, जहां वे वर्तमान में
प्रिंटिंग कर रही हैं। और साथ ही साथ टेलीविजन करियर में भी कई बार ये कई सीरीजों में देखने को मिल चुकी है। इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से इसके कैरेक्टर के अंदर। जो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं वो उनका नाम है एक तरफ से टोनी कोल्डेट। टोनी कोल्डेट गोल्डफिश इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1 नवंबर 1972 को एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता, निर्माता, गायक और गीतकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। टेलीविजन और स्वतंत्रता फिल्म में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। इन्हें अपने करियर में विभिन्न प्रशंसाएं मिली, जिनमें एक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और इसके साथ साथ अब तक कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इसी के साथ पूरे करियर में विभिन्न प्रशंसा के साथ साथ इन्होंने कई पुरस्कार अपने नाम करते हुए 2 के लिए नामांकित के अलावा एक तरह से ब्रेफ्ट अवार्ड अपने नाम किया है। इनके बारे में बेसिक डिटेल में आपको बताऊं तो जॉनी कोल्टेन, इनका पूरा एक तरह से नाम से इन्हें जाना जाता है। 1 नवंबर 1972 में इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र लगभग 50 साल है। साथ ही साथ सिडनी, न्यू साउथ वेल, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनके अन्य नामों से इन्हें टोनियन कोल्टेन गोल्डफिश से जाना जाता है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय कला, साहित्य, युवा लोग के लिए एक ऑस्ट्रेलियन रंगमंच है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक व्यवसाय के बारे में बात की जाए तो ये एक अभिनेत्री और प्रोड्यूसर और गायक और इसके साथ सिंगर भी है। कार्यकारी वर्ष की बात की जाए तो 1990 से वर्तमान तक। साथ ही साथ काम इनके बारे में भी हम कई डिस्कशन करेंगे। इनकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, सभी की सभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डेव ग्लिफिन के एक तरह से जीवन साथी है। साथ ही साथ कोल्टन ने 1972 की फिल्म स्टोर से फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उनकी सफल भूमिका कॉमेडी ड्रामा म्यूरियल वेल्डिंग 1994 में आई, जिसने उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया। उन्हें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता AACT अवार्ड मिला और कोल्टन को थ्रिल द स्कीम से 1999 में उनकी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अब्राहम ए ब्रो 2002 और कॉमेडी ड्रामा ब्लिंस्मिथ 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए ब्रैक अवार्ड नामांकित किया गया। और इसी के साथ साथ एमा 1986, 1998 में गोल्डमैन, साथ ही साथ द वॉल्स 2002, जापानीज टीम 2003 और कैंपस 2015 और नाइट मैनेजर एला 2021। टेलीविजन में उन्होंने शॉर्ट ट्रैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द तारा 2008 से 2011 में अपने अभिनय की शुरुआत की और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए प्राइम टीमी एमी अवार्ड वर्जित किया और एमी नॉर्डमैन भूमिकाओं के लिए नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज एनबीएस 2019 और HBO लिमिटेड सीरीज द स्टील केयर 2022 शामिल है। उन्होंने द वाइट पार्टी 2000 में अवार्ड की शुरुआत की और एक संगीत नामांकन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और टोनियन पुरस्कार वर्जित किया। कोल्टन ने के बारे में बात की जाए तो जनवरी 2003 में जेलबियस ब्रैड के ड्रामा ट्रेर और गोल्डफिश में शादी की गई। इससे जोड़े के एक तरह से 2 बच्चे हैं और उन्होंने एक मात एल्विस फ्लीट एक्ट पिक्चर 2006 के लिए 11 ट्रैक लिखे, लेकिन 2007 के बाद उन्होंने ना तो कोई प्रदर्शन किया ना ही कोई सामग्री जारी की और 2017 में फिल्म निर्माता कंपनी वर्कमैन फिल्म्स की सह संस्थापना की। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कैटन 3 बच्चों में से सबसे बड़ी थी, जिसके 2 छोटे भाई है। वे एक 6 साल की उम्र में ग्लेवन की सिटी उपनागरिक में पली बड़ी, फिर ब्लेड टर्न में हुई। उनकी माता बोन कोल्टन एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी माँ एक जूडी एक ग्राहक सेवक प्रतिनिधि थी। साथ ही साथ अमेरिका नौसेना में मुख्य छोटे अधिकारी के साथ साथ परिणाम रूप में पैदा हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाद में ऑस्ट्रेलिया और नॉर्मैंड के उनके पति के तलाक के दौरान गुजरे हैं और बर्बन के डीएस के परीक्षण के निर्धारण किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने उनके जैविक पिता नहीं थे और अगर 2015 में एक सार्वजनिक अपील के बावजूद उनके जैविक दादी का नाम ज्ञात नहीं था। साथ ही साथ कोल्टन में पहले अभिनय की भूमिका 14 साल की उम्र में गोल्ड स्पेन की हाई स्कूल में प्रदर्शन किया। उन्होंने विट एंड ह्यूट के सेविंग ऑफ द माइल वेयर यू
पर ऑर्डर किया और उसने अगले वर्ष एक अभिनेता बनने का फैसला किया और द डायरी ऑफ द एडमैन जुलाई अगस्त 1985 में जीएनएफ के मंच प्रदर्शन में प्रभावित हुई और 1988 में अपने माता पिता की स्वीकृति के साथ वह ऑस्ट्रेलिया थिएटर फॉर यंग पीपल्स में स्थापित हो गई और बाद में समझौता हुआ कि वह 16 साल तक की ऐसे ही रहेगी और साथ ही साथ उन्होंने अपने करियर में कई एक तरह अभिनेता में अपने उपनाम के अंतर अतिरिक्त ई भाषा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ लेकिन 18 महीने बाद एक फिल्म में सोनियन के रूप में प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया गया और नीला आर्फंड द्वारा निर्देशित शीर्षक की भूमिकाओं में रह सके और इन्होंने 1990 से लेकर 1999 तक इन्होंने इस इंडस्ट्री में जो काम किया, इन्होंने सबसे पहले 1999 में सेवा नेटवर्क ड्रामा सीरीज ए करंटली प्रोटेक्ट सीजन 10 और एपिसोड 31 द स्टिंग पार्ट 1 में ट्रेसी के रूप में अंतिम भूमिका थी। उनकी पहली पर्स थिएटर ड्रूमिंग डेवी के रूप में ओपनिंग होली माउंटेन में उस वर्ष क्यू थिएटर पेनियर में थी और 1990 दिसंबर में से फरवरी 1991 तक दामा थिएटर सिटी ऑफ हाउस में एट ए लिटिल नाइट म्यूजिक में दिखाई दी। उन्होंने किंग लियर 2 मार्च 1984 में एक दशक ऑडियंस का प्रदर्शन किया और रस द्वारा निर्देशित बेलविट स्टिंग थिएटर में मंच प्रदर्शन शुरू किया और 1972 में उन्होंने अपने करियर फिल्म की शुरुआत कलाकारों की टुकड़ी कॉमेडी ड्रामा स्पीड बस और साथ ही साथ एंथेल लॉर्ड में अभिनय किया और उन्होंने वेट की भूमिका निभाई जो कि एक फैक्ट्री कर्मचारी है और मुख्य रूप से 1972 में उनके एजेंट ने उनकी एक अच्छी भूमिका वास्तविक फिल्म परियोजना दी और इसी के साथ इन्होंने 1992 में अपने एक एजेंट ने उन्होंने एक अच्छी भूमिका वाली प्रस्तावित फिल्म परियोजना के बारे में सचेत किया। वह मूलन की शादी 1994 की विपोतन थी, यानी एक तरह से रीमेक थी। 1993 में कास्टिंग शुरू की गई, हालांकि अभिनेता ने पहले ऑडिशन दिए लेकिन 3 महीने बाद तक भूमिका नहीं पा सके और म्यूरन का किरदार निभाने के लिए तैयार थे। अभिनेता ने 7 सप्ताह में 18 किलोग्राम यानी लगभग 40 किलो वजन कम किया। साथ ही साथ 9 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बजट में 5.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई करने के साथ आलोचनाओं द्वारा इसे व्यावहारिक रूप से सफल माना गया और रिव्यूज के जेम्स ब्रेट के अनुसार ये सुपरहिट रही। 1996 में उन्होंने 3 समीक्षाओं पर प्रसारित फिल्म एक तरह से कॉमेडी ड्रामा कोर्स में अपना अभिनय की शुरुआत की और हेथक्लिफ के साथ फिर से जुड़े और एक अभिनय की भूमिका निभाने के साथ साथ वो केरन पात्रिका के डेवन स्टेन ने कहा कि कोल्टन में एक शानदार प्रदर्शन है। नाटक लियन स्टोन ने उसे एक सन की महिला की भूमिका निभाई और उसकी व्यवस्था में पकड़खाने भेज दिया गया। उसके साथ साथ सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में इस मूवी में नजर आए। उन्होंने क्लोबोस 1984 में लिस्ट लॉर्ड की भूमिका निभाई जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। दोस्तों यदि आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने और भी कई मूवीज में अपने किरदार के लिए जाने लगे। 1999 से 2000 के बीच में एक और नया रूप उनका सामने आया। 2001 में उन्होंने HBO टीवी मूवी इंटरप्रेट फ्रेड में दिखाई दी। इसी के साथ 2002 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द ओवन में उनकी सह भूमिका निभाते हुए एक तरह से देखा गया और कोलन ने जापानी स्टोरी 2003 में एक ऑस्ट्रेलियन भूमि ज्ञान सेड के रूप में श्रृंखला भूमिका निभाई जो कि एक जापानी व्यवस्था के साथ गहन संबंध विकसित कर रही थी। इसे 2003 के कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। इसे प्रदर्शन के कारण समीक्षाओं ने प्रमुख भूमिकाओं में उनकी आपसी व स्वागत है फ्रूट की शादी के लिए पहली बार एक तरह से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2004 की उनकी 2 रिलीजिंग द लास्ट ऑफ शॉट और कॉर्नी ऑफ कॉल्स को मैकेट द्वारा मिश्रित या औसतम समीक्षा के रूप में मूल्यांकित किया गया। 2005 से 2011 के बीच में फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया। 2005 में कोर्टन की एकमात्र फिल्म इन हर शूज 2 बहनों और उनकी अलग हो चुकी दादी और सह अभिनेता कैम डियर की साली अमेरिकन के बीच की संबंध के बारे में कॉमेडी ड्रामा थी।
जेनिफर वेयर इसी नाम के 2002 के उपन्यास पर आधारित थी। इसी फिल्म को आलोचनाओं समीक्षकों द्वारा औसतम रेटिंग दी गई और जिसे दुनिया भर में 82.2 बिलियन की कमाई की। और रोज के अभिनय के लिए उन्होंने बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, जो कि कम आत्मसम्मान वाली एक सफल लेकिन अकेली विकल्प थी। साथ ही साथ 2006 में कलाकारों ने लिटिल मिस सनशाइन में भी अभिनय किया, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा रोड फिल्म थी, जो बच्चों को सौंदर्य प्रतियोगिता में एक परिवार की यात्रा के बारे में है। इसका प्रीमियम उसी वर्ष जारी किया गया सनडाउन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। साथ ही साथ लगभग 100.5 मिलियन डॉलर की कमाई करने के बाद 2000 के दशक के मध्य में सबसे सफल स्वतंत्र फिल्म में ये एक तरह से आने लगे। और साथ ही साथ इस मूवी का नाम था थ्रिलर एट द नाइट लियर्स। साथ ही साथ जबकि द नाइट लियर यूएसए ने 10.5 बिलियन से भी राजस्व के साथ उच्च आय में अपना योगदान बटाया। 5 वर्षों में पहली बार टेलीविजन संकाय में HBO BBC श्रृंखला लघु श्रृंखला सुनाई द एस्पेड में दिखाई दिए। साथ ही साथ 2004 में हिंद महासागर में भूकंप, थाईलैंड सुनामी के बाद घटनाओं को निपटने की कोशिश करते हुए फिल्म की समीक्षाओं में एक तरह से अच्छी बढ़ावा मिला। और इसी के बाद उन्होंने 2007 की कैंस फिल्म फेस्टिवल में एक जूर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2007 की 2 रिलीजिंग टॉयलेट और ईवी में अभिनय किया, जिन्हें मिश्रित या औसतम समीक्षा प्राप्त हुई। साथ ही साथ 6 मिलियन के बजट में बनी भरपाई करने में विफल रही और द ग्रेट टेलीग्राफ में के लिखी हुई मार्केट ने लिखा और उपस्थिति ने लेखन के लिए रॉबर्ट को मैदान में उतारा। उसकी भूमिकाओं भी लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। तो इसी के साथ इनके बारे में कई हमने डिटेल बता दी। अब बात करते हैं इनकी डिस्कोग्राफी और फिल्मोग्राफी के बारे में। सबसे पहले डिस्कोग्राफी के बारे में बात की जाए तो कई मूवीज है, लेकिन वो इतनी खास नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। तो अब हम बात करते हैं फिल्मोग्राफी के बारे में। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में इनकी कई प्रशंसाओं ने कोल्टन को 8 नामांकन के साथ 5 STV पुरस्कार और 6 नामांकन में एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 4 नामांकन में से एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और इसी के साथ साथ कई बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिनके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बताई और अगले एपिसोड आपको जैसे कि पता ही है वीकली आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये हिंदी में आपको अवेलेबल है, आप हिंदी में इसे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, चाहे कोई से भी प्लेटफॉर्म की हो, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और इसी के साथ साथ एप्पल प्लस, या फिर कोई सी भी कंट्री की मूवी हो या सीरीज हो, आप सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स पर आइए और उस सीरीज का नाम लिख दीजिए। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ नई वीडियो की एक तरह से यानी नई जो मूवीज है उन सभी की अपडेट हम नई वीडियो में लाते रहते हैं। तो अपडेट के लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस सीरीज के बारे में जाना द पावर। तो आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे और आगे थोड़ी और डिटेल जानने के बाद हम इसका एंड करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने कई एक तरह से कैरेक्टरों की डिटेल हमने जान ली, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया है इनकी डिटेल पर जानने में। सबसे पहले हमने टोनी कोल्टन के बारे में जाना था और अब हम अगले किरदार जो कि आपको देखने में नजर आए थे एक तरह से ओली क्लोवेल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से इनके बारे में मैं बताऊँ तो इनका जन्म 22 नवंबर 2000 में हुआ था, यानी तकरीबन ये लगभग आज सिर्फ 23 साल की हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैं एक एक करके सारे डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन अभिनेत्री और एक तरह से सिंगर भी हैं, मुख्य रूप से जिन्हें अभिनय की शुरुआत 2016 के Disney Plus 3 की एक तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड म्यूजिकल फीचर फिल्म ऑनियन में एक तरह से टाइटैनिक एरेड की आवाज़ देकर की थी। वह NBC ड्रामा सीरीज रैन 2018 और नेटफ्लिक्स में अभिनय करने वाली ड्रामा फिल्म और लुडगेर नाउन 2012 एक तरह से 20 में और हुए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म क्रम से 2022 में। इन सभी के लिए ये जानी जाती हैं।
मुख्य रूप से बात की जाए तो इनके बारे में, तो इनका जन्म चोली और क्वेल में हुआ। इनकी उम्र लगभग आज 22 से 23 साल है। 22 नवंबर 2000 को इनका जन्म हुआ और कोलहाई हवाई यूएसए में। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से कोलंबिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन प्राप्त हैं। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सिंगर भी है। इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम 2016 से ही रखे। जी हाँ दोस्तों, 2016 से आज वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। क्विल का जन्म कोलाई हवाई अड्डे में मैथलिन फोर्ड क्विल और ड्रेवन ग्राउंड में यहाँ हुआ। वह मूल निवास हाइवर्ड यूट्रिक और चीनी के आयरन मूल है। जिस समय उसने अपनी सफलता हासिल की, वह अपनी माँ के साथ मिलियंस हवाई में रहती थी और हाई स्कूल के अपने नए साल में थी और कॉलेज स्कूल में उल्लास क्लब और फोन्सेस गा रही थी। और इसी के साथ साथ इनके जीवन के बारे में बात की जाए तो क्वेल ने कहा कि वे शुरू में एक मुआजन ऑडिशन के लिए नहीं जा रही थी, क्योंकि वह पहले से ही इतनी अच्छी साबित थी कि कुछ नहीं लगा कि मुझे कोशिश करनी जरूरी है। लेकिन हालांकि मैं क्वेल प्रतिमा एजेंट में एक चैरिटी वीडियो प्रतियोगिता के माध्यम से उसे खोजने पर लगी। उसकी भूमिका और ऑडिशन लोगों को बड़े पसंद आए। फरवरी 2017 में ये घोषणा की कि उन्होंने एनबीए से ड्रामा राइज के लिए एक पायलट की स्क्रिप्ट की है, जिसमें वह 4 नवंबर 2017 को श्रृंखला के लिए आदेश दिया गया था। श्रृंखला का प्रीमियम मुख्य रूप से 13 मार्च 2018 को हुआ, लेकिन एनबीए ने रद्द कर दिया और कम रेटिंग के कारण 15 मई 2018 को श्रृंखला इसे रोक दी गई। साथ ही साथ मई 2017 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस समारोह में राष्ट्रीय गान गाया। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से नवंबर 2017 में वह क्विल में ये घोषणा की कि वह पहली बार हवाई भाषा की डब फिल्म मोन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से एक तरह से दर्शाने में आ रही है। और डब किए गए मोजन का प्रीमियम 10 जनवरी 2018 को हुआ, जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जाने लगा। और 5 नवंबर 2019 को क्विल ने एबीसी के द लिटिल मॉर्टन लाइव एरियंस के चित्रित किया और द लिटिल मार्टिन का एक लाइव एक्शन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 2020 में उसे नेटफ्लिक्स के लिए एक बेटिन हेवर और निर्देशक नाउन में अभिनय किया। और 2020 में क्विल ने एक एक्टिव फॉर द क्रंच में भाग लिया, जो कि ब्रांड कॉम्फर्ट द्वारा निर्मित था। निर्देशक और निर्माता एक लाइव क्लासेस प्लस और स्क्रीनिंग रीडिंग सीरीज है। और इसके साथ साथ क्विल को एनिमेटेड कॉमेडी वेंचर्ड सीरीज हैड्स ऑन इट शीर्षक दिया गया, और जिसमें उसका प्रीमियम 2023 में होना है। अप्रैल 2020 में कोनियन सार्वजनिक रूप से एक तरह से रूप में सामने आई और जून 2021 में केवल ने घोषणा की कि वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्वीकार कर ली गई है। और बाद में पता चला कि उसने स्कूल में पर्यावरण विज्ञान में प्रमुख योजनाएं बनाई थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले 2016 में इनकी फर्स्ट फिल्म की एक तरह से, इसमें इन्होंने वॉइस की थी मैना के अंदर। मैना मूवी के एक तरह से अपनी आवाज़ देते हुए नजर आई। 2017 में मैना गॉन फिनिश, इसके अंदर भी अपनी आवाज़ देते हुए नजर आए। 2018 में रेपियल्स ब्रेक द इंटरनेट मोनियस की आवाज़ देते हुए इसमें भी नजर आई। साथ ही साथ 2020 में इन्होंने पहला कैरेक्टर अपना निभाया ऑल टारगेट नाउ एम्बिल्स एप्लीके। और इसके साथ 2022 में क्रश और डार्ट द डेड, इसी के साथ साथ 2022 में और अपकमिंग जो इनकी एक तरह से मूवी आने वाली है मीन्स गर्ल्स द म्यूजिशियल, इसकी शूटिंग चालू है। ये जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। टेलीविज़न की बात की जाए तो एक तरह से 2018 में राइस और इसके साथ वाइड सिटी, और 2019 में द लिटिल मैरियड लाइव इलेम्स ऑफ एवलोर और हार्मोस लिव और मोसेक मेस्टर और मिलियंस ऑन नाइट द पावर 2030 में। और इसके साथ साथ वीडियो गेम्स की बात की जाए तो 2019 में द सिम्स 4 और 2020 में डायनेस ड्रीम नाइट वैली। साथ ही साथ 2030 में आर्क 2, जिसके अंदर अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं।
साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 2018 में हैव ए नाइस डे के अंदर सबसे पहले ये अपने किरदार के लिए जानी गई। उसके साथ 2023 में सुनसेट बॉल 1 में 2023 में देखने को नजर आई। म्यूजिकल वीडियो लाइव यू सिटी 2018 में और म्यूजिक वीडियो एनवेट डिज्नी रिकॉर्ड के अंदर। अवार्ड्स की बात की जाए तो इन्होंने चुनिंदा के अवार्ड्स अपने नाम करते हुए ये नजर आई थी। 2016 में एलियंस ऑफ द वुमेन फिल्म जोरियन स्लेट अवार्ड और इसके साथ डीसी एरिया फिल्म सर्टिफिकेट ऑस्कर और इसके साथ एनिमे अवार्ड किड्स चूज अवार्ड 2017 में टीन चॉइस अवार्ड 2017 में। साथ ही साथ और भी कई एक तरह से अवार्ड जीते हुए नजर आए। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको कई डिटेल बता दी है। साथ ही साथ कई जो अपडेट थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। अब हम बताने जा रहे हैं इसके बाद जो मुख्य रूप से आपको इस सीरीज के अंदर म्यूजिक देते हुए नजर आए थे। हम बात कर रहे हैं मॉर्गन क्रिप्स की। मॉर्गन ग्रेस क्रिप इनका जन्म 3 मई 1984 में हुआ लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में। ये मुख्य रूप से एक अमेरिकन गायक और इसी के साथ म्यूजिशियन, रिकॉर्ड निर्माता और पूर्व अभिनेता भी है। वह 2008 के और 2015 के बीच फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक समूह M83 के एक सदस्य में सहयोगी के रूप में नजर आए। साथ ही साथ जल्द ही करो और हम सपने देख रहे 2011 और तुम और रात 2015 में M83 में अपने समय के दौरान कब्जी ने मुख्य सदस्य एथलीन गॉर्डन के साथ अपने करियर में एक तरह से स्टार्टिंग की। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से मॉर्गन ग्रेस क्रिप्स में हुआ। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो ये जाने जाते हैं शरद सागर। इनके बारे में बात की जाए तो आज इनकी उम्र है 3 मई 1984 से लगभग आज 38 साल है। अल्फास यूएसए में इनका जन्म हुआ। मूल रूप से ये कैलिफोर्निया में रहते हैं। मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक और स्पिल्टर और पॉप ये सारी एक तरह से ये म्यूजिशियन देते हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक सिंगर, साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर और एक सिंगर भी है। मुख्य रूप से ये इनका सक्रिय वर्ष 1983 से वर्तमान तक है और अभी तक इनका कोई भी एल्बम अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। इनकी वेबसाइट भी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपको कुछ जानना होता आप जान सकते हो। 1999 से 2002 के बीच कैपजी, नीलोड और डिस्काउंट लगभग 100 DS ऑफ एडियन मार्केट में एक अभिनेता थे और M83 में शामिल होने से पहले वह 2005 में एक स्टूडियो एल्बम जारी करने वाले रोमेंस के आखिरी महिला थी। 2014 में कैपजी ने मोरिन वाइट सी के तहत सामग्री की रिकॉर्डिंग और रिलीजिंग करना शुरू कर दिया और 2014 में मुख्य रूप से स्टूडियोज एल्बम इन कोल्ड और ब्लास्ट और टोफन और जारी किया। 2017 में क्रम से फिल्म बैकग्राउंड 2016 साउंड ट्रैक एल्बम के साथ और इसी के साथ 2015 में किब्स ने फैंस के साथ सहयोग करने शुरू किया और 2016 में डेट ऑफ द वेंचर। साथ ही साथ विल लास वेजेंट 2012 में और इसी के साथ 2019 में कैपजी ने हेयरटाइड के दूसरे स्टूडियोज एल्बम के लिए अपने रिकॉर्ड तैयार किए, योगदान जारी रखा और 2000 में उन्होंने लेडी गान के छठे स्टूडियो एल्बम में और टेक स्टून के सिलेक्शन में अपना हाथ बटोरा। साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के अंदर कई सारे एक तरह से दिलचस्प किस्से हैं। मुख्य रूप से 2003 में क्रिबी ने एक तरह से बिखरी की गिमी नामक एक पीपी जारी की जिसमें गायक सैलो और पीओ किए गए थे। रिलीजिंग होने के तुरंत बाद उसने एक गीतकारों के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसी के साथ अपनी स्ट्रगल चालू कर दी और स्ट्रगल में चलते चलते हैं मुख्य रूप से 2005 में बैंड ने एंड द मूलविज है एल्बम रिलीज की और थोड़े समय के लिए तुरंत अमेरिकन के रूप में जाने लगे। साथ ही साथ 2007 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ यूए बैंड के लिए मुख्य रूप से संगीतकार पुरस्कार जीता, लेकिन उस वर्ष जब वह किबी M83 में शामिल हुए तब वह बैंड एक तरह से अंतराल था और कब्जे ने M83 के लिए उनकी 5वीं पूर्ण लंबी वाली रिलीजिंग थेट यू कौनजी और वेबसाइट प्रदान की। और इसके साथ साथ दिसंबर 2015 में यह पता चला कि वह किब्स अब M83 का हिस्सा नहीं था और किब्स ने अब M83 के
एक तरह से 7 मुख्य रूप से एक एकल परियोजना रूप में जिसे एक तरह से व्हाइट की पहचान दी। लोगों द्वारा उनका साउंड ट्रैक बड़ा पसंद किया जाने लगा। साथ ही साथ 70 से 80 के दशक के दौरान के साथ हिस्ट्री की और साथ ही साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ गाने दिए और साथ ही साथ बैंड में भी काम करना चालू कर दिया। इसके साथ द बिजनेस ऑफ द इमोन्स 2015 में चित्रित की गई डिस्कोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी डिस्कोग्राफी मुख्य रूप से आपको द मून वाज हंगर 2007 में देखने को मिली, स्टर्न योर 2008 में और हुरहप वी आर ड्रीम 2012 में। साथ ही साथ ईपीएस बिग एलखंड 2003 में। साथ ही साथ और भी कई एक तरह से म्यूजिशियन आपको देखने को मिले। अब दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल आपको बता दी, साथ साथ कई जितने भी अवार्ड इन्होंने जीते थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात आती है। जी हाँ दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी दोस्तों इनकी इस सीरीज के अंदर एक नंबर थी। तो मैं बात कर रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कोलियस वार्ड के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो कोलिन वास्कन एक अंग्रेजी एक तरह सिनेमाटोग्राफर, उन्होंने द हैंडमेड टेल के पायलट एपिसोड ऑफ के लिए एक कैमरा श्रृंखला और 1 घंटे के लिए उत्कृष्ट छायांकन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। वह 2006 में तहसन सिंह की द फॉल के लिए फोटोग्राफी के लिए निर्देशक थे। फिल्मोग्राफी द हैंडमेड टेल 2017 3 एपिसोडों के लिए, साथ ही साथ द फॉल 2006 में, ऑफ द रेल्स 2018 और लाइक इट गर्ल एलाइव 2022 में। साथ ही साथ और भी कई सीरीजों का इन्होंने सिनेमेटोग्राफी के रूप में काम किया। अमेजॉन प्राइम वीडियोस की अपकमिंग कई सारी जो सीरीज है वो आने वाली है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो अमेजॉन प्राइम के ऊपर आपको ये एक तरह से सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तो एक तरह से पहुंच सके। साथ ही साथ अब बात करते हैं फर्स्ट एपिसोड जिन्होंने लिखा है उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से नाओमी एल्डमैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जाना जाता है नाओमी एल्डमैन के नाम से। इनका जन्म 1987 में हुआ। ये एक अंग्रेजी स्क्रिप्ट राइटर और टेलीविजन कार्यकारी निर्माता है। ये मुख्य रूप से एक कार्यकारी निर्माता भी है, साथ ही साथ मैंने बताया कि ये एक राइटर भी है। द पावर के लिए सबसे अच्छी तरीके से बनाई गई है और जिसमें 2017 की फिक्शन के लिए एक महिला पुरस्कार भी जीता। अमेजॉन स्टूडियोज के लिए एक टेलीविजन श्रृंखला का एक तरह से डायरेक्शन करते हुए नजर आए। मुख्य रूप से इन्होंने साउंड हेल्पेड हाई स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन किया 2006 के लिए और द पावर 2016 के लिए। इनके बारे में भी हमने डिटेल तो जान ही ली थी और साथ ही साथ मैंने थोड़ी बेसिक डिटेल आपको और बता दी। और साथ ही साथ इसके जो अगले एपिसोड को लिखा है उन तो इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं सारा विक्टर। तो दोस्तों इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमने आज द पावर के जितने भी एपिसोड थे उन सभी बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ कई नई अपडेट मैंने आपको बताई। तो जैसे इसके और एपिसोड रिलीज होते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही और साथ ही साथ जैसे ही एपिसोड आते हैं मैं इनकी नई वीडियो का पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द पावर सीरीज के तकरीबन 3 एपिसोड के बारे में जाना, साथ ही साथ इसकी कई अपडेट जानी और इसके प्रोडक्शन, कास्टिंग, साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, साथ ही साथ इसके अगले एपिसोड कब आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन कर दी। साथ ही साथ हमने इसके डायरेक्टर के बारे में जाना और कास्टिंग के अंदर 3 से 4 कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे, उन सभी के बारे में भी मैंने एक एक कर आपको डिटेल में बता दिया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जैसे इसके अगले जो एपिसोड है, अभी 3 एपिसोड रिलीज हुए, बाकी अभी 6 एपिसोड रिलीज होना बाकी है। जैसे वो रिलीज हो जाते हैं मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और आज हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं सिर्फ 10,000 लाइक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो का एंड दोस्तों मैं यही करना चाहूंगा, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो आपको जब ये एपिसोड रिलीज हो गए जब आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।